ना गोलियां चली, न बारूद चला, न किसी प्रकार के मोर्चे खोले गए, कुछ भी नहीं हुआ। किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं उन्होंने जताई, जताने की स्थिति में भी नहीं थे और अधिकांश लोग चले भी गए थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज इस चैनल पर हमारे साथ हैं रिस्पेक्टेड एयरफोर्स रिटायर्ड मिस्टर बी.डी. पांडे जी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितने भी युद्ध हुए, चाहे वह 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो, जितने भी युद्ध हुए सभी में आदरणीय पांडे जी का सहयोग रहा और एक एक करके हम सभी युद्धों की जो प्रत्यक्षदर्शी डिटेल है उसके बारे में जो वर्णन आप लोगों के समक्ष आदरणीय पांडे जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा वो आप लोग देखेंगे। सबसे पहले आज हम सभी आदरणीय पांडे जी से ये जानेंगे कि आदरणीय पांडे जी ने एयरफोर्स कब ज्वाइन किया, इनकी ट्रेनिंग कैसी हुई, उस समय भारत की दशा कैसी थी। एक तरफ से सारी चीजें हम सब आदरणीय पांडे जी से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रियजन, मैं विष्णुदेव पांडे भारतीय वायुसेना में 19 दिसंबर 1959 को रिक्रूटमेंट लिया था। इसके पहले 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब हम स्कूल में थे और उस दिन हमारे अध्यापकगण, प्रधानाध्यापक और आसपास के सभी स्कूलों को साफ करके लगभग 10 किलोमीटर की इर्द गिर्द में हम लोगों ने भ्रमण किया था। भारत माता की जय, भारत माता की जय ऐसा उच्चारण सब गाँव में हुआ। कालांतर में मैंने अपनी शिक्षा पूरी की। हाई स्कूल पास करने के तुरंत बाद ही मुझे सहयोग मिल गया और मैं भारतीय वायुसेना में इलाहाबाद में एक स्थान है मनोरी, जहाँ पर एयरफोर्स का डिपो भी है, वहीं पर रिक्रूटिंग ऑफिस था। सूचना के अनुरूप मैं वहाँ पहुँचा और डिक्टेशन दिया गया लगभग 300 शब्दों का और सभी लाभार्थियों को डिक्टेशन बोला गया। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, उस समय ये सिलेक्शन के लिए एज ए एग्जाम था ये। हाँ, कि जो रिक्रूटमेंट होना था वो बेसिकली एक टेस्ट था कि डिक्टेशन बोला जाना था, उसको क्वालिफाई करके आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। एग्जैक्टली। यस, फिर मुझे ट्रेनिंग जाना। यस, कंटिन्यू प्लीज। इसके पश्चात हमारा सिलेक्शन हुआ, मेडिकल हुआ और हम 5 लोग पूरे बैच में सेलेक्ट हुए और बेंगलोर ट्रेनिंग के लिए भेज दिए गए। 59 के आखिरी में लगभग 17 तारीख दिसंबर में। और टेस्ट में लगभग कितने लोग थे उस समय जो आप लोगों के? रहे होंगे 500 के करीब। 500 में 5 सेलेक्ट हुए। हाँ, जिनमें एक आप थे। फिर बेंगलोर पहुंचने के बाद में हमें रिसीव किया गया, सरकारी गाड़ी आई और वहाँ जाने के बाद में हमें किट इशू हुई और किट इशू होने के बाद में हमें अपना बैरक दिखाया गया। हमारे सारे ज़रूरत के सामानात इशू किए गए और हम उसके पश्चात भोजन करने के लिए उसमें गए पहले दिन। तो हमें वहाँ ईटिंग एटिकेट सिखाया गया और फिर हम शाम के वक़्त
दौड़ने के लिए भी ले जाए गए और फिर यही रूटीन बन गया रोज का सुबह 6 बजे और फिर उसके बाद में व्यस्त हो जाते थे। पहले दौड़ होती थी, फिर उसके बाद में परेड के लिए गन निकाल के जाना पड़ता था। गन परेड कौन सी गन आप लोग इस्तेमाल करते थे उसमें? यही बड़ी वाली, बड़ी वाली 10 राउंड एट ए टाइम भरी जाती थी। फिर इस प्रकार से ट्रेनिंग पूरी हुई 3 महीने की। अच्छा, ये 3 महीने की जो ट्रेनिंग थी, इसमें जब आप लोगों की ज्वाइनिंग रिक्रूटमेंट के बाद जब आप लोगों ने डिटेंशन क्वालिफाई किया, उसके बाद से वो जो जर्नी रही वो कहाँ से आप लोग इलाहाबाद में सिलेक्ट हुए? जी हाँ। और आप लोगों को जो ट्रेनिंग सेंटर था आप लोगों का वो कहाँ था? बेंगलोर में। तो इलाहाबाद से बेंगलोर के बीच जो ट्रेवल आप लोगों का था वो कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा था। हम लोगों के सिलेक्शन के बाद ही इलाहाबाद स्टेशन से बुकिंग थी, इलाहाबाद से इटारसी और इटारसी से मद्रास और मद्रास से बेंगलोर। और हमारे पहुंचने के पहले हमको कन्वे करने के लिए गाड़ियाँ आ गई थी। सफर के क्योंकि 3 दिन का सफर, पूरा 3 दिन, 3 रात 3 दिन। और वहाँ पूरे भारत से रंगरूट इकट्ठा हुए थे, तो उनको ढोने के लिए कई गाड़ियाँ आती रहती थी। जब भी कहाँ से ट्रेन बाहर असम से आ रही हैं, पंजाब से आ रही हैं, बम्बई से आ रही हैं और उत्तरांचल से आ रही हैं, तो इनके भी कैंडिडेट आया करते थे। तो सबको लेने के लिए गाड़ियाँ तैयार रहती थी हमेशा। अब आदरणीय पांडे जी से हम लोग ये जानेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद इंडिया की जो भारत की जो कंडीशन थी वो कैसी थी? अंग्रेज जब यहाँ पर शासन कर रहे थे लगभग 1947 के आज़ादी के कुछ पहले या फिर उस समय ही कि जो कंडीशन थी, भारत की स्थिति जो थी वो कैसी थी, हम सभी जानेंगे आदरणीय पांडे जी से। देखिए, जैसा आपने जनश्रुति में भी सुना होगा कि हमारे देशवासियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। बड़े लोग जो ब्रिटिश सरकार की सेवा में लगे रहते थे, सारा सुख वही उठाते थे। आर्थिक हो या सामाजिक हो, जो कुछ भी हो वही सब उठाते थे। जिनकी कनेक्टिविटी इंडियन उनसे होती थी, ब्रिटिश से इनकी होती थी। और उनके खास लोग थे पुराने जमाने के जमींदार, ये उनके खास थे। वो फंड इकट्ठा करते थे और इनका खजाना बढ़ते थे। कालांतर में जब देश आज़ाद हुआ तो पहला काम भारत सरकार ने किया था जमींदारी उन्मूलन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज वही हुई थी। एक लिमिटेड रीजनेबल जमीन उनके हाथ छोड़ के बाकी सब अधिकृत कर दी जाती थी सरकार के द्वारा। सारी जमीन, हाँ, जो जिसके कब्जे में है उसी को दे दी जाती थी। तो इस प्रकार जो ये लोग जो इकट्ठा करते थे लगान, उसमें से जो भी हिस्सा उनका लेते हो या देते हो ये तो विदित नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी कमाई के जरिए यही लोग थे। अच्छा। और नतीजा ये होता था कि पानी की सुविधा खेती करने के लिए थी नहीं और कोई विकल्प नहीं था। गड्ढे और तालाबों से लोग अपनी खेतियां करते थे, लेकिन वो भी एक सीमित हुआ करता था। इतने गड्ढे और इतने तालाब भी नहीं हुआ करते थे कि उन्हीं के पानी से आप साल भर की जरूरत पूरी कर सकें।
तो अधिकांश लोग भूखे सोते थे। मतलब कि सोचा नहीं जा सकता, स्थिति ऐसी थी हाँ हम सभी सोच नहीं सकते। हाँ, फिर और भी योजनाएं फिर शुरू की गई, नहर बनवाई गई, पानी उत्तरांचल से मांगा गया और हमारी पूरी क्षेत्र में समझ लीजिए कि नहरों का जाल बिछ गया। फिर खेतियाँ होने लगी, सब प्रकार के फल और सब्जियाँ और सीरियल माने गेहूँ चावल, ये सब पैदा होने लगा। इसी प्रकार से चलता रहा। अब हम सभी बात करेंगे गोवा मुक्ति आंदोलन के बारे में, जो आदरणीय पांडे जी का शायद पहला संघर्ष या पहला आंदोलन रहा हो जिसमें भाग लिया हो आदरणीय पांडे जी ने। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा, कंक्लूड करूंगा कि वो आंदोलन जो था उस समय अंग्रेजों का भारत के बड़े भूभाग पर शासन था और गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाली शासन कर रहे थे। तो पुर्तगालियों को भगाने के लिए, उनसे मुक्ति के लिए ये संघर्ष चल रहा था। 1940 में यह संघर्ष लगभग शुरू हुआ था धीरे धीरे, और 1961 में भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर पुर्तगालियों को भारत से बाहर किया था। तो उसके बारे में आदरणीय पांडे जी हमें कुछ बताएंगे। ये दरअसल युद्ध तो था नहीं, न गोलियां चली, न बारूद चला, न किसी प्रकार के मोर्चे खोले गए, कुछ भी नहीं हुआ। किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं उन्होंने जताने की स्थिति में भी नहीं थे, और अधिकांश लोग चले भी गए थे, बहुत कम लोग बचे हुए थे, और जो बचे भी हुए थे वो भी प्रायः बिजनेसमैन टाइप के ही लोग रह गए थे, और कुछ अधिकारी भी बचे हुए थे। तो हंसी खुशी उनको विदा किया गया, कोई मारपीट नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई भी उन्होंने किसी भी बलों की आवश्यकता कुछ भी नहीं, बड़े प्रेम से उनको भेज दिया गया। बस 2 दिन का मामला था, ट्रांसफर होकर खत्म होने के बाद कुछ नहीं हुआ। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से 1947 के बाद आदरणीय पांडे जी ने एयरफोर्स ज्वाइन किया, किस तरीके से ट्रेनिंग हुई और भारत की स्थिति उस समय कैसी थी, क्या क्या करना पड़ा। और अंततः पांडे जी ने हम लोगों को ये बताया कि गोवा जो गोवा मुक्ति संघर्ष था, गोवा मुक्ति आंदोलन था, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई, बस आराम से पुर्तगालियों को भारत के बाहर भेज दिया गया, उनको भारत से रवाना कर दिया गया। तो इस चैनल पर बने रहिएगा। अगले वीडियो में फिर से आदरणीय पांडे जी हम लोगों को 1965 का जो वॉर था भारत पाकिस्तान का, उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।